अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां आपका एमबी फोकस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय दिल यानी हार्ट डिजीज है और जो आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर रजनीश कुमार, डीएम कार्डियो। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि हार्ट में कौन कौन सी बीमारी होती है। नमस्ते सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, बेगूसराय की जनता को आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार मैडम, धन्यवाद आपको भी देता हूं और एमबी फोकस स्टूडियो के डायरेक्टर जो हैं उनको धन्यवाद देता हूं मुझे मौका देने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए। मैं डॉक्टर रजनीश, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूं। हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका मैं इलाज करता हूँ। जी, आज हमारे चर्चा का विषय भी हृदय है। सर, सबसे पहले ये बताएं कि हृदय में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसके बारे में हमें बताएं सर। जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जो देख रहे हैं हृदय में होने वाली बीमारियों को, सबसे ज़्यादा जो अभी इंसिडेंट देखने को मिल रहा है कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसको सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे हार्ट अटैक। कोई भी पेशेंट आता है तो एक हार्ट अटैक एक ऐसा चीज़ बना हुआ है कि उससे आदमी डरता है कि हार्ट अटैक हो गया। दूसरा 2-3 पार्ट जो इसका होता है हार्ट में बीमारी का, एक होता है वल्वुलर हार्ट डिजीज, रिमेटिक डिजीज, जिसमें वल्व का प्रॉब्लम होता है, वल्व सिकुड़ गया, वल्व में बोलते हैं कि लीकेज हो गया, जो लेमन टर्म में समझाते हैं रिगर्जिटेशन जब होता है तो एक वल्वुलर हार्ट डिजीज। एक जो कॉमनली जो हमारे सोसाइटी में मिलता है वो कार्डियोमायोपैथी है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट बहुत कॉमनली हम लोग के यहाँ मिलता है। तो ये 3 चीज़ को ज़्यादा करके हम लोग फोकस लेके चलेंगे, अवेयर होने की ज़रूरत है। और एक चौथा जो है हार्ट ब्लॉक होता है, जिसमें कि नॉर्मल जो पेशेंट का धड़कन होता है उससे कम धड़कन आ जाना। कुछ सिम्टम होता है जो कि मैं आगे बताऊंगा। इस चीज़ पर, ये 4 एंटिटी पर हमको फोकस करना है। ऐसा क्या लक्षण दिखेगा रोगियों में जब उसे लगना चाहिए उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? जी, जैसे ओवरऑल एक कार्डियक सिम्टम मैं बता रहा हूँ। जैसे एक चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा चेस्ट पेन हार्ट अटैक है। चेस्ट पेन विद स्वेटिंग अगर कोई पेशेंट बता रहा है उसको कार्डियक चेकअप की ज़रूरत है। कुछ लोग बोलते हैं कि सोते हैं तो रात में सांस काफ़ी फूलता है या चलने पर सांस फूलता है, ये भी कार्डियक सिम्टम को बताता है। बार बार चलते समय बेहोशी होना, ये कार्डियक सिम्टम को बताता है। धड़कन बढ़ना, ये कार्डियक सिम्टम को बताता है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर नेक के पास पल्सेशन दिख रहा है, चेस्ट के पास पल्सेशन दिख रहा है, ये भी कार्डियक सिम्टम है। कुछ लोग बोलते हैं कि पैर फूल रहा है, सांस फूल रहा है, ये सारा एंटिटी इसमें आता है। सर, एज फैक्टर क्या रहेगा कि किस उम्र के लोगों में ये ज़्यादा दिखता है? देखिए, अगर पार्टिकुलरली अगर हार्ट अटैक की बात हम करते हैं, जनरली लेट स्टेज में होता है। आजकल देखने को मिल रहा है शुरुआती दौर में भी, कम एज में भी मिल रहा है। जनरली ये जो होता है एबव 40, एबव 50, अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं रहे तो हार्ट अटैक देखा जाता है। आजकल लेस देन 30 में भी मिल रहा है। इवन कि 30 ईयर के बाद से बहुत सारा हम लोग एंजियोप्लास्टी किए हैं, बहुत सारा हार्ट अटैक पेशेंट देखे हैं। तो बाकी जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, वल्वुलर हार्ट डिजीज है, ये जनरली कम एजों में मिलता है। सर, जैसे कि नॉर्मल लोगों को ये है कि मैक्सिमम आपने देखा होगा कि अगर गैस रिलेटेड है उसमें भी छाती में दर्द होता है और लोग कंफ्यूज है या फिर बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं कि ये हार्ट पेन है या फिर ये गैस का पेन है, तो इसमें क्या करना चाहिए सर? चेस्ट पेन जैसे मैम उसको इस तरीके से समझते हैं। टिपिकल चेस्ट पेन होता है। कभी कभी चेस्ट पेन जो होता है टिपिकल नहीं होता है। टिपिकल चेस्ट पेन जो होता है रेट्रोस्टर्नल होता है, चेस्ट के पीछे लगेगा कोई चीज़ एकदम चुभ रहा है, चाकू मार रहा है, इतना तेज दर्द होगा। उसके साथ स्वेटिंग पेशेंट बताएगा, स्वेटिंग सिम्टम बता सकता है। कभी कभी जो होता है उसके साथ बेहोशी लाइक सिम्टम बता सकता है, सिनकोप बता सकता है। कभी कभी होता है सांस फूलना। सिनकोप सर क्या? सिनकोप का मतलब होता है कि एकाएक पेशेंट बैठे या खड़ा रहने पर या चलते समय एकाएक कुछ सेकंडों के लिए बेहोश होना और अपने आप स्पॉन्टेनियस रिकवरी होना। ये भी हम लोगों ने सुना था, जैसे फर्स्ट एड में अगर सुना था कि अगर चेस्ट पेन है रेडिएट फ्रॉम द योर शोल्डर, तो मतलब ये एक सिम्टम है कि या सबको शोल्डर में रेडिएट करता है या फिर सिर्फ चेस्ट में पेन रहता है? नहीं, ये तो मैम टिपिकल चेस्ट पेन हुआ। जैसे चेस्ट पेन हुआ अगर रेडिएट लेफ्ट आर्म में हुआ या जॉ तक गया या अम्बलाइकस तक गया, ये एक लैंडमार्क होता है। बिलो अम्बलाइकस जनरली हार्ट अटैक का पेन नहीं होता है और एबव जॉ जो होता है हार्ट अटैक का। इसलिए कुछ पेशेंट आते हैं
डेंटिस्ट से इलाज करवाते हैं उस चीज़ के लिए कि दांत में दर्द है, वो एक्चुअली हार्ट अटैक है। वो रेडिएट करता है जॉ तक, जॉ के ऊपर वाला जो भी दर्द होता है हार्ट अटैक नहीं होता है। एग्जैक्टली सर, जॉ पेन मतलब ये जॉ- थोड़ा सा अगर डिफाइन कर हाँ, देते तो। जॉ का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लोअर जो नीचे वाला जबड़ा होता है, यहाँ तक अगर चेस्ट पेन रेडिएट हो सकता है, वो एमआई का दर्द हो सकता है, हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है। और अम्बलाइकस नाभि जो होता है, नाभि तक जो दर्द होता है वो हार्ट अटैक का हो सकता है। एक्चुअली इस पेन को लोग जो अम्बलाइकस तक आता है, लोग बोलते हैं पेट दर्द है, पेट दर्द है, गैस का दर्द है, उसे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए यहाँ तक का दर्द जो क्या हर हार्ट अटैक में एंजियोग्राफी या फिर एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है क्या सर? अगर हम हार्ट अटैक बोलते हैं तब तो एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एंजियोग्राफी एक टेस्ट है, वो टेस्ट करते हैं। अब एंजियोग्राफी में क्या कितना ब्लॉकेज आता है, मैंने पहले भी बताया था कि 2 एंटिटी होता है इसका ट्रीटमेंट का। एंजियोग्राफी में कितना ब्लॉकेज है, कितने वेसल का ब्लॉकेज है, इस दोनों चीज़ को देखते हैं। अब इसके आधार पर हम लोग बांटते हैं कि पेशेंट को स्टेंट लगाया जाए या बाईपास की तरफ भेजा जाए। तो वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का रिस्क फैक्टर और ब्लॉकेज दोनों को देखते हुए कितने वेसल का ब्लॉकेज है। अगर ब्लॉकेज है, स्टेंट लगाने लायक हो। स्टेंटिंग में एक छोटा सा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। स्टेंटिंग इतना एक अच्छा प्रोसीजर है कि एक नीडल के द्वारा हाथ से जाते हैं और इसमें कोई तरह का चीर फाड़ नहीं होता है, सुई के द्वारा हम लोग हार्ट के जाते हैं, जिस वेसल का ब्लॉकेज रहता है उसकी नली को खोल देते हैं। सर, एक तो ऐसे आम जनमानस का है कि ये सब प्रोसीड्यूर काफ़ी महंगी होती है, क्या ये सच है? पहले तो काफ़ी कॉस्टली थी, धीरे धीरे सरकार का इस पर ज़्यादा फोकस हुआ। एक्चुअली जो आपका पहला क्वेश्चन था कि आजकल डे टू डे लाइफ में कम एज में और कोरोनरी आर्टरीज काफ़ी बढ़ रहा है, तो जो भी ऐसा प्रोसीजर जो कॉस्टली था, ज़्यादा बढ़ रहा था, सरकार उसमें जो है उसके रेट में काफ़ी कम उसको रेट किया गया है। और हम लोग बेगूसराय में काफ़ी कम रेट में कर रहे हैं, जो पटना दिल्ली जाते थे उससे कम रेट में काम कर रहे हैं हम लोग। सर, एक बार अगर डायग्नोसिस हो गया कि आप हार्ट पेशेंट हैं, तो किस तरह का फॉलोअप रहना चाहिए मरीजों को? एक तो एंजियोग्राफी इसलिए ज़रूरत होता है कि एंजियोग्राफी कर रहे हैं, कुछ पेशेंट का या तो नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी निकल गया, तो जो हम लोग दवा स्टार्ट करते हैं कोरोनरी आर्टरीज के लिए, या पहले से कोई खा रहा है तो वो तो उनको नहीं चलेगा। तो उनके लिए अदर डिजीज को रूल आउट करना है कि मस्कुलर पेन है या किसी और चीज़ का पेन है, पेट का दर्द है, गॉल स्टोन का दर्द है, रीनल स्टोन है, या अदर कोई भी कॉज हो, उसको देखना रहता है। अब अगर कोरोनरी आर्टरीज है तो कुछ ऐसा मेडिसिन होता है जिसको कि कंटिन्यू चलाना है। इसका कोई वैसा खास ड्यूरेशन नहीं है कि मतलब 1 साल चल नहीं, रहा है हार्ट या तो लाइफ लॉन्ग चल रहा है? कार्डियक जो भी हम लोग हार्ट अटैक अगर डील कर रहे हैं तो उसमें कुछ मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलता है, कुछ मेडिसिन को 1 से 2 साल में हम लोग स्टॉप करते हैं पेशेंट का कंडीशन देखते हुए। उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। सर, क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे हार्ट डिजीज कम हो सके और इसका रिस्क फैक्टर भी कम हो सके? सुझाव में सबसे पहला सुझाव रहेगा कि जो रिस्क फैक्टर मैं बताया हूँ उसको पहले अवॉइड करना। जैसे कोई प्री डायबिटिक है तो प्री डायबिटिक के लिए मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले हम उनको एडवाइस देते हैं कि डाइट कंट्रोल एंड मॉडरेट एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, तो उस पर काफ़ी अच्छे टाइम तक वो लोग कंट्रोल में रखते हैं। अगर कोई डायबिटिक हैं या हाइपरटेंशन के शिकार है तो उनको मेडिसिन प्रॉपरली लेना है, उसका प्रॉपर चेकअप करवाते रहना है, उसको एक नॉर्मल रेंज में रखना है। अगर आप उसको नॉर्मल रेंज में रखते हैं, स्मोकिंग को अवॉइड करते हैं, अल्कोहल को अवॉइड करते हैं, तो काफ़ी हद तक उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। खान पीन के बारे में बताएं कि उसमें क्या परहेज करें, मतलब अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो, या फिर आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं तो फिर खान पीन कैसा रहना चाहिए? जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल से हम लोग अगर उसका रिलेशन देखते हैं तो रेड मीट को अवॉइड करना है। खास करके जो भी फैटी डाइट है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, तो उसको हमको अवॉइड करना है। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में खास करके लो सॉल्ट डाइट बोला जाता है। ज़्यादा जो तेल में हम लोग बोलते हैं फैटी डाइट पहले ही अवॉइड करने के लिए बोले हैं, उसको अवॉइड करना है। और कुछ ऐसा कार्डियक डिजीज रहता है जैसे किसी का हार्ट का पंपिंग काफ़ी कम है, 20% 30%, ये लोग इतना ज़रूर होशियार हो जाते हैं इको कराने के बाद कि LVF कितना है, पूछते हैं कि आपका कितना है तो बोलते हैं कि मेरा पिछली बार 35% था।
तो जिसका भी LVF कम है यानी 30% से कम है तो उनको कम पानी लेना है और हेवी एक्सरसाइज कभी भी नहीं करना है। एकदम माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करना है और 1.5 से 2 लीटर पानी का सेवन करना है। सर अगर मतलब स्टेंट लग गया या फिर किसी तरह का मतलब आपका दवाई चल रहा है, मेडिसिन पे हैं आप, हार्ट डिजीज, तो उसके बाद कितना एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, स्टेंट लगने के बाद जैसे पेशेंट का नॉर्मल एक्टिविटी हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लगभग 2 सप्ताह बाद जो है पेशेंट सारा अपना जो नॉर्मल रूटीन वर्क होता है उसमें वापस आ जाता है, अनलेस कि कोई अदर वेसल में डिजीज नहीं रहे। जैसे जिस वेसल का एक ही वेसल का या 2 वेसल का डिजीज है, दोनों में स्टेंटिंग कर दिए, रिजल्ट मेरा अच्छा है। पेशेंट का जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है उसको बाद में चेक करते हैं, कुछ दिन बाद TMT कराते हैं जिसमें कि एक्सरसाइज कैपेसिटी चेक होता है। उसके बाद पूरी तरह से पेशेंट फिट है अपना सारा काम करने के लिए। वो कभी भी आपके काम को नहीं, स्टेंटिंग करने के बाद आप अपना नॉर्मल सारा काम कर सकते हैं, जैसे पहले करते तो इसे बाद में कीजिए। ओवरऑल आप क्या संदेश देंगे हम जनमानस को कि हार्ट डिजीज से कैसे बचा जाए? ओवरऑल मेरा एक ही संदेश रहेगा कि गांव घर में पेशेंट रहते हैं, बोलते हैं कि पेट दर्द हो रहा है, गैस बन रहा है। मैक्सिमम पेशेंट को मैं देखा हूँ हार्ट अटैक रहता है, गैस का दवाई खा रहे हैं, 4 दिन खाए, 5 दिन खाए, इधर पेन किलर खा रहे हैं। तो कम से कम एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए। पेट दर्द हो, छाती दर्द हो, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस जो भी मेरा सिम्टम जो भी बताए हैं कि अगर चलने में सांस फूल रहा है, चलने में छाती दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन रेडिएट टू लेफ्ट आर्म, जो अम्बलाइकस, तो इस कंडीशन में हमको एक जो रूटीन जांच होता है, अगर दूर नहीं जा सकते हैं तो अगल बगल में फिजिशियन रहते हैं, उनसे ECG करा सकते हैं और डायग्नोसिस वहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा कि है या नहीं है। कुछ भी डाउट रहेगा तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास वो आएंगे ही। तो डिजीज को अनदेखा नहीं करें, कोई भी बीमारी है उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी लग रहा है, पहले से सब चीज़ नॉर्मल लग रहा है, अभी ज़्यादा थकान लग रहा है, बेहोशी आ रहा है, जो जितना सिम्टम बताया, अगर कुछ भी है तो अर्ली ट्रीटमेंट उसका होना चाहिए। डायग्नोसिस अर्ली होना चाहिए, ट्रीटमेंट अर्ली होना चाहिए, डिले नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और हमारे जनता को इतना अच्छा नॉलेज बताएं। उम्मीद है कि बाकी जो टॉपिक छूट गए हैं हम बाकी के इंटरव्यू में आपसे पूछें। हाँ, स्पेशल मेरा धन्यवाद रहेगा, आप लोग के चैनल से हम अपने पब्लिक को जागरूक करते हैं। और ठीक है, जो हमारा स्टूडियो है MB फोकस, जो कि हम लोग ठीक है इसमें करेंगे, इनके माध्यम से हम आप लोगों तक जुड़ेंगे और जितना हमारा काम है कि आपका जितना मदद करें, पब्लिक का जितना मदद करें, हम मेरे तरफ से रहेगा। बिल्कुल, चलिए।